नमस्कार दोस्तों, मैं राजवीर शाह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। दोस्तों, इस समय हम हल्द्वानी रेलवे स्टेशन पर हैं, जिसको लेकर पूरे देश में चर्चा है। अतिक्रमण जो हल्द्वानी की गफूर बस्ती में हुआ, वहाँ के करीब करीब 5 से 6 वार्ड में हुआ। अगर मैं आज आपको बताना चाहूँ, आज हमारे साथ ऐसे शख्स हैं जिनका नाम हितेश पांडे है। हितेश पांडे वही व्यक्ति हैं जिन्होंने इस ज़मीन के हर कागजात अपने पास रखे हुए हैं और समझते हैं इन्होंने इस संघर्ष जो बस्ती है, इनलीगल इंक्रोचमेंट है, अतिक्रमण है, उसको उजागर किया है। हम सीधा हितेश पांडे जी से बात करते हैं और बहुत सारे जो इस समय मीडिया में खबरें, इमोशनल कार्ड खेले जा रहे हैं, उनका सारा जवाब आज आपको इस वीडियो के जरिए हम देने की कोशिश करते हैं। हितेश जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद। ये बताइए, ये जो पूरा मामला है इस समय पूरे देश में चल रहा है, आपने खुलासे किए, आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, क्या कहना चाहते हैं इस अतिक्रमण पे? पहले तो वैसा मैं इस विषय में ये कहना चाहूँगा, जो इसमें एक मानवीय पहलू दिया जा रहा है कि गरीब लोग हैं और इनके द्वारा केवल मात्र एनक्रोचमेंट यानी कब्जा किया गया है, तो ये इसमें सरासर गलत है। और कई लोग कह रहे हैं कि इसमें लीज़ के पट्टे दिए गए हैं, 100 साल पुराने दिए गए हैं, तो लीज़ भी सरकारी भूमि में दी जाती है। 100 साल पूर्व अगर पट्टे दिए गए हैं तो मेरे पे जो दस्तावेज हैं मैं उनके माध्यम से क्लियर करना चाहता हूं कि पट्टों को भी बेचा गया है और सारा का सारा खेल जो रेलवे भूमि और पट्टों में जो हुआ है उसके असंवैधानिक दस्तावेज तैयार करे गए हैं। लेकिन रितेश जी, एक बात समझने वाली है कि जब भी हम उस बस्ती में जाते हैं, एक सवाल निकल के आता है कि ये पट्टे की ज़मीन है, इसको हम कैसे खाली कर दें? 50,000 की आबादी है। अगर पट्टों की, अगर जहाँ तक मुझे नॉलेज है कि अगर पट्टा दिया जाता तो वो ज़मीन रहने के लिए या आपकी खेती किसानी के लिए दी जाती है, तो पट्टे की आप बात करें तो उसमें पट्टे के साथ क्या किया गया है, ये थोड़ा बताइए। ये इस विषय में मैं ये जानकारी इन दस्तावेजों के माध्यम से डालना चाहूँगा। अगर आप देखना चाहेंगे, ये जितने भी पट्टे या जो भी एनक्रोचमेंट किया गया है, ये भूमाफियाओं द्वारा शुरू में करा गया है और इसके पीछे बहुत बड़ा खेल खनन का और राजनीतिक हित साधने के लिए किया गया है। ये जितने भी मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूँ, ये मात्र एक ही वार्ड के हैं, वार्ड नंबर 33। अभी इसमें अगर कई हजारों डॉक्यूमेंट ऐसे निकलेंगे जिसमें गैर कानूनी तरीके से काले धन से क्रय विक्रय किया गया है। 100 रुपये के स्टाम्प में, 50 के, 10 रुपये के स्टाम्प में लाखों रुपए का, अरबों खरबों रुपए का लेन देन किया गया है। देखिए, मैं हम थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को। अगर मैं इस कागज़ों की अगर मैं बात करूं, ये एक वार्ड, अगर मैं दिखाना चाहूँ, ये एक वार्ड की इतनी मोटी जो आप ये फाइल देख रहे हैं, ये एक वार्ड का है इसमें। अब इसमें सबसे बड़ी बात है हितेश जी, ये जो ज़मीनें हैं, अगर हम देख पा रहे हैं जहाँ तक, ये इकरारनामा की गई हैं, विक्रय प्लाट किए गए हैं। तो इकरारनामा तो किया जाता है जिस तरह से नोटरी हो गया, इस तरह के, तो कौन बेचता था इन ज़मीनों को अगर बात करें? ये इसमें जो कब्जेदार थे, पहले जो भूमाफिया और जो इसमें जो रसूखदार लोग थे, उनके द्वारा इसमें कब्जा किया गया, फिर इसे टुकड़ों में बेचा गया। इसके पीछे उद्देश्य राजनीतिक हित साधना भी था, जिसका खामियाजा आज पूरा कुमाऊं रेलवे विस्तारीकरण से वंचित रह के भुगत रहा है। ये सब राजनीतिक की भेंट जो हमारा शुरू से चलता आ रहा है, कुमाऊं रेलवे विस्तारीकरण से वंचित रहा है, उसके पीछे बहुत ही सुनियोजित राजनीतिक लाभ लेने की मंशा और इसमें अनैतिक रूप से सरकारी भूमि को क्रय विक्रय करके पैसे भी बनाए गए हैं। जबकि एक ये गैर कानूनी कृत्य है, इसमें कूट रचित दस्तावेजों का निर्माण करने और सरकारी विभाग में दाखिल करने के लिए मुकदमा होना चाहिए, जहां उन पे मानवीय पक्ष रखा जा रहा है कि उनका पुनर्वास किया जाए। बच्चों की वीडियो दिखाई जा रहा है, रो रहे हैं, वो जो आप कह रहे हैं इमोशनल। देखिए, अगर मैं अपने दर्शकों को बताऊं तो समझाऊं तो इसमें क्या किया गया है, कोई ज़मीन 7 लाख की बेची गई है, कोई 4,25,000 की बेची गई है, और ये सब के सब जो हैं ये इकरारनामा है, कोई रजिस्ट्री नहीं है, ना कोई बैनामा है, ना कोई दाखिल खारिज है। ये सब की सब अगर मैं बात करूँ तो आप एक तरह से कह लें नोटरी, जैसे हम जाते हैं तहसील के अंदर 25 रुपये, 125 रुपये, 150 रुपये रजिस्ट्री हो जाती है, उस तरह से ये ज़मीन बेची गई है। 4 लाख, 5 लाख, 2.5 लाख, 10 लाख, 17 लाख, 12 लाख, इस तरह से ज़मीनों को इकरारनामे के तौर पर बेचा गया। अगर हितेश जी समझें हम, ये ज़मीन जो है रेलवे की है, तो अगर रेलवे की ज़मीन है तो ये बिक कैसे सकती है? बेचने वाले कौन वो लोग हैं, ये भी हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए। ये इस विषय में मैं प्रकाश डालना चाहूँगा। ये कालातीत मामला है। जिस समय सरकार सेंट्रल में भी दूसरे पक्ष की होती थी और यहाँ भी होती थी, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए पहले अतिक्रमण का धीरे धीरे करके उसका विस्तार किया गया,
फिर जब उससे लाभ महसूस हुआ तो खनन का खेल भी खेला गया और राजनीतिक हित साधने के लिए इस अतिक्रमण को बहुत वृद्ध रूप दिया गया, जिससे कि राजनीतिक हित साधे जा सके। जो अतिक्रमण 30 से 40 साल पूर्व जब इतने कागजों को बनाए गए, तो उसी तर्ज पे जब वहाँ पे घनी आबादी हो गई तो उसको एक सुरक्षात्मक दृष्टि या वोट बैंक साधने के लिए स्कूल आदि सब चीज़ों का निर्माण करना मजबूरी बन गई। हाँ, लेकिन रितेश जी एक बात बताइए, आपने डॉक्यूमेंट्स कब निकाले? अगर मैं बात करूं ये सारे के सारे कोर्ट के, तहसील के, कचहरी के डॉक्यूमेंट्स है, आपने कब इन डॉक्यूमेंट्स को निकाला? ये डॉक्यूमेंट मैंने 2021 नवंबर में निकाले हैं, महीना नवंबर में। इसमें मेरे द्वारा सरकार से ही, राज्य सरकार से ही जवाब मांगा गया था कि शहरी विकास मंत्रालय के पास जब ये कागज़ थे उसमें अरबों खरबों रुपए का गैर कानूनी तरीके से लेन देन हुआ है, तो उन्हें मलिन किस आधार पर शामिल किया गया। मलिन का मतलब होता है जो बिल्कुल दयनीय अवस्था में है। जब उसमें अरबों खरबों रुपए का काले धन से लेन देन किया गया है तो आप उसे मलिन में कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं? कैसे? देखिए, मैं अपने दर्शकों को अगर बताना चाहूँ एक बात समझिएगा, ये जो हितेश जी कह रहे हैं, ये जो ज़मीन है भूमाफियाओं द्वारा इसको बेचा गया है। जो भूमाफिया थे, राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने इस ज़मीन को बेचा, पट्टा किया, पट्टे की ज़मीन को फिर बेचा गया और कब्जा की गई ज़मीन को उसमें इकरारनामा किया गया। और जो मलिन की बात कह रहे हैं, यानी जो बहुत ही गरीब हैं, उनको ये ज़मीन पट्टे पे दी गई थी। अगर दी गई थी तो वो पट्टे जो थे आखिरकार वो बेचे क्यों गई? ये जो सारे के सारे सबूत आपके सामने हैं। मीडिया में खबरें चल रही हैं कि बड़ा ही गलत किया जा रहा है उन लोगों के साथ, 50,000 की बस्ती को कैसे खाली कराया जा सकता। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इस जो क्रय विक्रय किया गया है इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत ही भारी मात्रा में क्रय विक्रय किया गया। कितने करोड़ का यहाँ पर अगर मैं समझूँ कि करप्शन हुआ होगा? मेरे हिसाब से वैसा एक अनुमानता में बता सकता हूँ। ये तो कुछ ही प्रकरण है, 65, ये हजारों की संख्या में कागज होंगे। वो 2, 4, 5 कागज दिखा रहे हैं, ये हजारों की संख्या में कम से कम मैं नहीं समझता। अगर नगर निगम से सारे दस्तावेजों की जांच हो तो हजारों करोड़ रुपए का काले धन से लेन देन किया गया है। उसके अतिरिक्त जितने भी ये दस्तावेज हैं उन्हें एक तरीके से सरकारी भूमि के कूटरचित दस्तावेजों का निर्माण किया गया, उसके बाद उसे सरकारी विभाग में दाखिल किया गया। तो इस विषय में मेरे को उतनी जानकारी नहीं है। संविधान क्या कहता है, कोई अगर कूटरचित दस्तावेजों का निर्माण करता है और उसको सरकारी विभाग में दाखिल करता है, उसके खिलाफ पुनर्वास होना चाहिए या क्या होना चाहिए, ये संविधान तय करेगा। संविधान तय करेगा। अच्छा हितेश जी एक बात ये बताइए, ये जो कागज़ हैं आपने किस किस जगह भेजे हैं? क्योंकि ये जो कागज़ बता रहे हैं कि ये क्रय विक्रय की गई ज़मीन है, ये कहते हैं कि हमारे पूर्वज रहते थे, पट्टे की ज़मीन है, तो ये कागज़ आपने कहाँ कहाँ आपने भेजा है? अगर मैं राज्य सरकार की बात करूँ, कोर्ट की बात करूँ, केंद्र की बात करूँ, कहाँ कहाँ आप इन कागज़ों को भेजे हैं? ये सारे कागज़ मैंने राज्य सरकार को, रेलवे मंत्रालय को, माननीय हाईकोर्ट चीफ जस्टिस को पत्र के माध्यम से भेजे थे। जब मलिन बस्ती इसको हटा दिया गया था उसके बाद से मेरे द्वारा इन चीज़ों को रोक दिया गया, क्योंकि मामला कोर्ट में गतिमान था। जब से मामला की ज्वलनशीलता देखी गई और कोर्ट और राज्य सरकार के मामले में बेवजह जिनका कोई रोल ही नहीं है, माननीय प्रधानमंत्री से बारे में अनुचित अनैतिक कृत्य के लिए उनको दोषारोपण करना पड़ा। मजबूरी में मुझे ये सारे कृत्य को उजागर करने के लिए सामने आना पड़ रहा है। देखिए हितेश जी, अगर बात करें सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, आप यहाँ से पार्षद भी रह चुके हैं। जी हाँ, मैं यहाँ से निर्दलीय जीता था, मैं इससे पूर्व में यहाँ पार्षद रहा हूँ। अच्छा, अगर मैं बात करूं हितेश जी, आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं तो आपको थ्रेट्स भी आते होंगे, धमकियां भी मिलती होंगी? जी, वैसा ये जिस समय मेरे द्वारा निकाला गया उसकी मैंने जानकारी लिखित पत्राचार द्वारा माननीय एसएसपी, डीएम, मुख्यमंत्री सभी को माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से दी थी। फिर मलिन वाला मामला जब से पुनः उठा कि अरबों खरबों रुपए का लेन देन हुआ, लोगों में चर्चा का विषय बना कि अरबों खरबों रुपए का लेन देन हो रहा है, तो उसको बार बार ये विषय क्यों उठाया जा रहा है कि मलिन बस्ती दोबारा से घोषित करें। जिसमें अरबों खरबों का लेन देन है उसे आप मलिन कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं? लेकिन मैं सुरक्षा की बात करूं, आपको अभी तक क्या सुरक्षा दी गई? क्योंकि आप इतना बड़ा काम है, आप रिस्क में हैं और इतना, अगर मैं बात करूं चारों तरफ आबादी है और आप वहीं पास में, कितने मीटर आपका डिस्टेंस होगा अगर बात करूं? मेरा रेलवे से मुश्किल से 50 से 100 मीटर की दूरी पे घर और व्यापार दोनों हैं। और रही खतरे की बात,
मेरे द्वारा लिखित में तो दे दिया गया है। इससे कई गुना अधिक खतरा माननीय प्रधानमंत्री हमारे देश के लिए उठा रहे हैं, तो ये खतरा कुछ भी नहीं है। मेरे कुमाऊं के लिए, मेरे कुमाऊं के रेलवे विस्तारीकरण के लिए ये खतरा कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। देखिए हितेश जी कह रहे हैं कि मैं खतरा मोड़ लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन जो सरकारी संपत्ति है वो सरकारी संपत्ति सरकार की रहनी चाहिए, टैक्स पेयर्स की रहनी चाहिए, देश की रहनी चाहिए, लोगों के विकास में काम आनी चाहिए, ना कि किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी बढ़ जानी चाहिए। एक मामला और हम कहना चाहेंगे एक सरकार से, प्रशासन से, कि आखिरकार इनको सुरक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि ये इतना मतलब रिस्क का काम है। क्योंकि इनके अगर मैं बात करूं गफूर बस्ती से आपके घर का डिस्टेंस, ये तो रेलवे का डिस्टेंस आपने बताया, गफूर बस्ती जहां पर ये इनलीगल अतिक्रमण है, कितना दूर होगी? 100 से 150 मीटर की दूरी होगी वह। 100 से 150 मीटर की दूरी होगी। अच्छा हितेश जी, एक बात ये मैं और समझना चाहूँगा, क्योंकि ये मामला तो इतना हाईलाइट हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने अगर बात करें 7 फरवरी तक के लिए रोक लगा दी, 1 महीने, क्योंकि हाई कोर्ट ने कहा था कि 7 तारीख तक, 7 जनवरी तक गिराइए इसको, लेकिन अब रोक लगा दी, तो अब क्या चाहते हैं आप? मैं जितना मेरे स्तर से था मैंने राज्य सरकार और उनको भेजे हैं। राज्य सरकार जहां माननीय प्रधानमंत्री का इससे कोई लेना देना नहीं था, जहां उनके चरित्र और उनके विषय में जहां संदेह का मामला आ रहा है, तो राज्य सरकार को इसमें जितने भी दस्तावेज हैं इनको संज्ञान में लेते हुए खुल के इसमें पैरवी करनी चाहिए। क्योंकि जितने भी दस्तावेज हैं राजस्व की चोरी करते हुए बनाए गए हैं, इनको एक तरीके से कूटरचित दस्तावेज बना के सरकारी विभागों में शामिल किया गया है। और एक विषय और कहना चाहूँगा, राजस्व की चोरी करी गई है, सरकारी भूमि में कब्जा करा गया है। जो राजस्व दे के यहाँ से शहर में मुख्य जगह पे बसने के लिए इन्होंने इलीगल डॉक्यूमेंट बनाया है। जो व्यक्ति फौज में 30 से 40 वर्ष नौकरी करने के बाद वैधानिक तरीके से ज़मीन खरीदता है, वो यहाँ से 14 से 15 किलोमीटर दूर खरीदता है। ये उन लोगों के संग अन्याय है। और रही पुनर्वास की बात, एक विषय और कहना चाहूँगा मैं, अगर पुनर्वास सरकार करती है तो उन करोड़ों लोगों का भी पुनर्वास होना चाहिए जो एनएच में प्रभावित हैं। यहाँ तो सरकारी भूमि में कब्जा करने के बाद पुनर्वास का विषय आ रहा है। जो एनएच में लाखों करोड़ों लोग प्रभावित हुए हैं, उनसे भी उनसे कब्जा लिया गया, कब्जा नहीं बल्कि वो वर्ग कौ की ज़मीन खाली कराई गई, उनसे जो भी मुआवजा वापस लेके उनके भी पुनर्वास की व्यवस्था होनी चाहिए। पुनर्वास की व्यवस्था होनी चाहिए। अच्छा हितेश जी, एक बात और बताइए, हम अगर समझें थोड़ा सा इस मामले को, और अगर हम गहराई से अगर समझें, अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश करें, ये जो ज़मीन है ये खरीद फरोख्त आखिरकार कौन लोग हैं, वो कुछ नाम बता पाएंगे जो ये ज़मीन को बेचे हैं? कुछ अगर ऐसे लोग हों जिनको आप बता पाएँ, क्योंकि मैं आपको फोर्स नहीं करना चाहता, क्योंकि आपको यहाँ रहना है, तो इसलिए अगर बता पाएँ, अगर आपको लगे कि सही है कि उनका नाम लेना सही, अगर आपको लगे। ऐसा इसमें ऐसा है, एक तरीके से जिनके द्वारा इसमें मुख्य भूमिका रही है वो पर्दे के पीछे रहे हैं। उनके द्वारा जब कालातीत मामला है, जिस समय पे इस तरीके के कृत्य करे गए हैं, तो उनके द्वारा अपने 10-12 अपने जो भी उनके वर्कर होते हैं या चेले चपाटे कह लीजिए, उनके माध्यम से एक कब्जा करा गया है, तो एक के माध्यम से दूसरे को परचेज दिखाई गई है, ताकि एक दस्तावेज, कूटरचित दस्तावेज का निर्माण हो सके। उसी के आधार पर लाइट, बिजली, पानी और नजूल नीति का लाभ लेने के उद्देश्य से नगर निगम में नामांतरण किया गया, जो फिर समय दर समय चलता रहा, जो आज इतना विकराल रूप ले चुका है। अगर और इसमें आज भविष्य में कार्रवाई आज नहीं की गई तो इस तरह की कई घटना बढ़ती रहेगी। इसी तर्ज पे एक विषय और कहना चाहूँगा, यहीं से मुश्किल से नदी के पार एक और जगह है, वन अधिकृत क्षेत्र भूमि बागजाला, उसमें इसी तर्ज पर क्रय विक्रय द्वारा वन भूमि में क्रय विक्रय जारी है, जिसका भी मेरे द्वारा उनको लिखित राज्य सरकार को और संबंधित विभागों को उसकी जानकारी दे दी गई है। चलिए, जानकारी दी गई है। हितेश जी, एक बात ये बताइए कि जो इसके अगर मैं बात करूं, एक और मैं समझने की कोशिश करता हूं, ये जो इंक्रोचमेंट है, ये जो अतिक्रमण है, अगर देखें तो आगे रेलवे के जो जस्ट पटरियों के बगल से झुग्गियां बनी हैं, इसके बाद मज़ारें, मस्जिदें बनी हैं और बहुत सारी दरगाहें बनी हैं। जो स्ट्रैटेजी है कब्जा करने की ज़मीन पर, तो स्ट्रैटेजी को तो आप देख रहे हैं, तो क्या स्ट्रैटेजी आप समझ में आपको आ रही है? ये बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से अतिक्रमण किया गया है, पूरा प्लान्ड वे में इसको अतिक्रमण किया गया है, जिसके लिए एक तरीके से आप ये कहिए कि राजनीतिक हित साधने के लिए जो स्थानीय राजनेता द्वारा इसको बिल्कुल प्लान्ड वे में बसाया गया है, जिससे भविष्य में कभी कोई चीज़ें घटनाक्रम भी हो तो इसके प्रोटेक्शन के लिए या इसको संरक्षण के लिए उसके लिए आवाज़ उठाई जा सके। अच्छा, प्रोटेक्शन के लिए कितनी मज़ारें और दरगाहें, अगर आप तो यहीं के निवासी, आप क्योंकि आप उन बस्तियों में गए होंगे, देखा होगा आपने, आप तो शायद नहीं जाते होंगे क्योंकि आपसे लोग बहुत ही मतलब वो करने लगे हैं कि आपने इनका खुलासा किया, तो कितनी होंगी अगर आपको पता चले? इसमें 11 से 12 मस्जिदें हैं, कुछ मंदिर भी हैं,
11 से 12 मस्जिदें हैं। 11 से 12 हाँ। दरगाहें अलग हैं दरगाहें अलग हैं, और ये अगर बात करें कब्रिस्तान अलग है। कब्रिस्तान अलग है। तो आप समझ सकते हैं ये हमारे साथ हितेश जी थे। हितेश जी वही हैं जिन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स हमें दिखाए। अगर मैं आपको डॉक्यूमेंट्स की बात करूं तो हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स है। कोई 7 लाख में ज़मीन है, कोई 8 लाख में। अगर ये सरकारी ज़मीन भी है, अगर कब्जा किया भी गया है, तो आखिरकार इस ज़मीन को बेचा क्यों गया है? कौन है वो लोग, कौन है वो लोग जो ये ज़मीन को बेच रहे हैं? बार बार आती है कि 1989 में पट्टे किए गए थे। अगर पट्टे भी किए गए थे, जो सरकारी ज़मीन पर गरीबों को, मलिनों को अगर पट्टे दिए भी जाते हैं तो उस ज़मीन को लोग बेच नहीं सकते हैं। आप उस पर अपना अपना भरण पोषण कर सकते हैं, ना कि उसको बेचकर आप आर्थिक रूप से मजबूत हों या आर्थिक रूप से उसको आप उसका यूज़ कर पाएँ, ऐसा नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर पट्टे भी हैं तो इन ज़मीनों को बेचा क्यों गया? यानी सरकारी ज़मीन को बेचा क्यों गया? अगर पट्टे भी किए गए, अगर रेलवे की ज़मीन नहीं भी है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा यहाँ पर संपत्ति की बात करें, करीब करीब 700 करोड़ की ये संपत्ति है जो एक पूरा का पूरा वो है, और इसमें हज़ारों करोड़ रुपए का लेन देन हो चुका है। और इस पर बात करने के लिए मीडिया सामने नहीं आ रहा है। सब कोई रोना दिखा रहा है, लेकिन हकीकत जब आप ग्राउंड पर जाएंगे तो आपको दूसरा ही कुछ देखने को मिलेगी। हितेश जी, जब हम अंदर जाते हैं तो मीडिया से भी लोग खफा हैं, वहाँ के लोग कहते हैं कि हमारे विषय में नहीं दिखाते, हमारा रोना नहीं दिखाते। इस पर क्या आपके मन में चलता है? देखिए, विषय क्या नहीं दिखाते हैं, बस उनका उद्देश्य यही है कि हमारे पक्ष में क्यों नहीं दिखाते हैं। तथ्यों के आधार पे बात करें तो उनसे तथ्यों के आधार पे अगर वो अपना पट्टा दिखा रहे हैं तो उन्हें किस अधिकार से उनके द्वारा ये पट्टों को बेचा गया, ये चीज़ें क्रय विक्रय कहाँ से आ गया, ये दस्तावेज कहाँ से आ गए। सरकार किसकी थी अगर बात करें जब पट्टी किए जा रहे थे? ये कालातीत मामला है, आज से 30-40 साल वर्षों पुराना मामला है, जिसे धीरे धीरे करके एक वृद्ध रूप दे दिया गया, जिसका खामियाजा आज संपूर्ण कुमाऊं भुगत रहा है, जिससे आज तक वो रेलवे विस्तारीकरण से वंचित है। क्या क्या आपको समस्याएं होती हैं? ये झुग्गियां और ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, मज़ारें खड़ी की गई, क्या तकलीफ अगर होती है? क्योंकि आप तो अगल बगल ही रहते हैं, पड़ोस में, तो क्या तकलीफें आपको झेलनी पड़ती? और आपसे जब मैं चर्चा कर रहा था, आपने एक बात और कही मुझसे कि पता नहीं है कौन है ये लोग रह रहे हैं। तो क्या मतलब आपके कहने का मकसद क्या यहाँ के लोग नहीं है? कहाँ से आए लोग? भाई साहब, इसमें सीधी सा विषय है, जब एक स्टाम्प में क्रय विक्रय किया जा रहा है, ना उसका कोई आधार कार्ड लगा है, ना पहचान पत्र लगा है, उसी के आधार पर नगर निगम में नामांतरण भी हो गया, पूर्व में बिजली का कनेक्शन भी मिल गया, तो उस समय व्यक्ति कहाँ से आया है, क्या आया है, कोई अता पता नहीं है। हो सकता है कुछ लोग यहीं के स्थायी निवासी हैं, कोई लोग पूर्व से रहते आ रहे हैं, पर उनके द्वारा किस उद्देश्य से उनको क्रय विक्रय किया गया, किस उद्देश्य से उन्हें यहाँ बसाया गया, इसकी भी जांच जरूरी है। और सारा का सारा मामला काले धन से हुआ है और कूटरचित दस्तावेजों का निर्माण हुआ है, जो अपने आप में बहुत ही संगीन और असंवैधानिक मामला है, जिसको राज्य सरकार द्वारा इसमें पक्षकार बन के इन सब विषयों को उठाना जरूरी है। जरूरी है। हितेश जी, आप कह रहे हैं कि लोग डरते हैं, बोलने से डरते हैं। किस बात का डर लगता है? क्या इतनी आबादी यहाँ हो गई है इसलिए डर लग रहा है? विषय तो देखिए, होने को तो तकनीकी रूपों से, तथ्यों से आधारित है। लोग बोलने से इसलिए भी डर रहे हैं क्योंकि कोई भी इसमें खुल के नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं राज्य सरकार भी मौन है। किन कारणों से मौन है? जबकि तथ्य सारे उनको भी दिए गए हैं। मौन भी कहीं ना कहीं समर्थन की ओर दृष्टि करता है। राज्य सरकार को चाहिए कुमाऊं के रेलवे विस्तारीकरण और यहाँ पे बढ़ रहे अपराधों की तरफ को ध्यान में रखते हुए इसमें खुल के सामने आए और तथ्यों के आधार पे वो भी खुल के बात करें, क्योंकि वो कोई गलत चीज़ नहीं कह रहे हैं। जो भी बात कहेंगे वो तथ्यों के आधार पे कह रहे हैं, कागजों के आधार पे कह रहे हैं, जो कि गैर संवैधानिक है किया गया। उसमें खुल के राज्य सरकार को सामने आना चाहिए और बिल्कुल अपना पक्ष दमदारी से रखना चाहिए। दमदारी से रखना चाहिए। तो हमारे साथ हितेश जी अपने कागज़ पकड़िए। और हम इस समय अगर बात करें तो मैं हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के जस्ट पास में हूँ। अगर दिखाना चाहूँ, ये पटरियाँ हैं, आप देख सकते हैं पटरियाँ हैं, ये बंद कर दी गई हैं क्योंकि आगे आप देख सकते हैं बस्ती पूरी तरह से बसी हुई है। आगे जाएंगे तो आपको गफूर बस्ती मिल जाएगी जहाँ पर पूरी तरह से अतिक्रमण किया गया है। हितेश जी थे, हम उनसे चर्चा कर रहे थे और समझ रहे थे कि आखिरकार यहाँ का मामला क्या है। अब आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि अतिक्रमण किया गया, इसके बाद उस ज़मीन को बेचा गया भूमाफियाओं के द्वारा, और उस ज़मीन को बहुत मात्रा में करीब हज़ारों डॉक्यूमेंट्स में उनको बेचा गया, यानी करोड़ों अरबों रुपए का मामला है। और इस मामले को दबाया जा रहा है, खाली इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है कि इससे बच्चों को आगे किया जा रहा है, जिससे इसको रोका जा सके, इस बस्ती को टूटने से। सबसे बड़ी बात जो हमने यहाँ पर आके देखी कि जो रेल की पटरियों के बगल बगल में ही मज़ारें, मस्जिदें बनाई गई हैं। समझ सकते हैं, क्योंकि अगर धार्मिक स्थलों की बात आती है तो उसको बचाया जाता है, उसको तोड़ा नहीं जाता। अगर हम दिल्ली की बात करें तो इंडिया गेट से लेकर आपको हर जगह मज़ार, मस्जिद, मंदिर आपको वहां पर सेव कर दिए जाते हैं। ये सारी की सारी स्ट्रैटेजी आपको समझ में आ गई होगी। बहरहाल बने रहिए द न्यूज़पेपर के साथ। मैं हूं राजवीर शाह।
जय हिंद।